हेलो मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, और क्लास 10th में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला क्लास रहेगा। इंट्रोडक्शन के क्लास में यानी परिचय के क्लास में हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल होता क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, या लीनियर इक्वेशन क्या होता है, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। साथ में हम इक्वेशन को हल करने के अलग अलग मेथड्स देखेंगे और उन मेथड्स का यूज़ करके हम लोग किसी भी इक्वेशंस को यानी समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो गाइज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा जो इस चैप्टर से संबंधित होंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेगा आपको जो हम छोड़ेंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर होगा जो इस चैप्टर से संबंधित है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट नहीं मतलब बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात और बता दूं गाइस कि जितने भी चीज़ हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं वो सारे चीज़ें ऑलरेडी हमने पहले से ही लिख रखा है बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से, ताकि आप उसको बढ़िया से नोट कर सके अपना नोट कॉपी में। ठीक है, देख लीजिए जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मतलब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको जब हम एक्सप्लेन कर देंगे बढ़िया से, उसके बाद इस वाले वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर देंगे ताकि आप लोग उसको बढ़िया से सिस्टमैटिक ढंग से उतार सकें। तो आइए चीज़ों को जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। मतलब जो इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम का मतलब समझेंगे बिल्कुल डेप्थ में, लेकिन उससे पहले जो इस चैप्टर को बनाया है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे जो हमारा पहला पॉइंट्स है वो है चर। चर चर को इंग्लिश में बोलते हैं गाइस वेरिएबल। वेरिएबल ठीक है। अब आप लोगों ने क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा होगा चर के बारे में, अचर के बारे में। ठीक है, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, क्लास 7th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 7 से ही चर, अचर, बीजीय व्यंजक क्या होता है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चर क्या है। चर किसे कहते हैं, तो जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात जिसका मान निश्चित नहीं रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं अर्थात 26, वो सारे के सारे चर कहलाते हैं। मतलब ए बी सी डॉट 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 कहाँ तक, एक्स वाई जेड तक। ठीक है, ये सारे के सारे गाइज चर हैं। चर मतलब इनका मान बदलेगा, इसलिए इसको चर कहते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग फील कीजिए कि सर बदलेगा कैसे, मतलब इसका मान। देखिए कभी भी आप लोग इक्वेशन यानी समीकरण को सोल्व किए होंगे, मतलब एक्स या वाई के मान निकाले होंगे, तो हमेशा देखना कि अभी मान लो एक इक्वेशन लिए हम, मतलब एक समीकरण लिए और उसको हल किए, तो उसमें हमें x बराबर 4 मिला। लेकिन जब दूसरा समीकरण को हम हल करते हैं तो उसमें x बराबर -3/4 या -5/6 या कुछ भी, मतलब 2.5 मिलता है कि नहीं मिलता है। मतलब अलग अलग समीकरण को जब हम हल करते हैं तो उसमें चर x का मान हमें अलग अलग प्राप्त होता है। तो चर के मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जिसका मान यानी वैसी राशि जिसका मान बदलता है उसे चर कहा जाता है। जैसे कि थोड़ा सा और बढ़िया से समझिए इसको, जैसे x बराबर हमने लिया 16, ठीक है, या फिर 4x बराबर 16 लिया। एक और समीकरण ले लेते हैं, जैसे x + 10 बराबर 4। दो हमने समीकरण लिया गाइस। ठीक है, और दोनों समीकरण में चर क्या है, x है। अब देखिए इसका मान हमेशा बदल बदल के आएगा, करके देखिए x बराबर 16, ये गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में, 4 चौके 16, मतलब x बराबर आ गया 4। अच्छा की बात है, यहाँ पे तो x बराबर 4 आया। इधर आइए, x बराबर ये 4 है तो 4 लिखिए, ये प्लस में 10 ही बढ़ जाएगा तो -10। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, -6। अब देखिए दो समीकरण हमने लिया, इसमें x का मान 4 आया है, इसमें x का मान -6 आया है। मतलब जो चर x है उसका मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है, मतलब निश्चित नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब आप लोगों को चर बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हमारा अचर। ठीक है, सेकंड पॉइंट गाइज जो कि है हमारा अचर। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है अचर। अचर क्या होता है, तो जस्ट इसके उल्टा, मतलब जिसका मान बदलेगा उसे तो बोलेंगे चर। जैसे कि ए से लेके जेड तक इनको बोलते हैं चर।
अचर क्या होता है, तो जिसका मान नहीं बदलेगा, अर्थात जिनका मान निश्चित रहता है, जिसका वैल्यू निश्चित रहता है, मतलब फिक्स रहता है, उसे हम बोलेंगे अचर। जैसे कि सभी के सभी हमारे नंबर्स, जितने भी हमारे नंबर्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं अचर। क्यों सर? क्योंकि इनका मान कभी भी बदलता नहीं है। कैसे? जैसे कि अगर हम 5 बोले तो 5 का जो वैल्यू है वो हरियाणा या पंजाब या लुधियाना में जाइएगा तो वहाँ पे कम हो जाएगा, नहीं, 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा। जो 5 का मूल्य है ना वो कभी कम नहीं होगा, 4 रुपया नहीं हो जाएगा या 6 रुपया नहीं हो जाएगा, 5 है तो 5 रुपया ही रहेगा। ठीक है, मतलब इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है। कभी भी हम लोग 5 के जगह पे 6 नहीं इस्तेमाल कर देते हैं कि 5 की जगह पे आप 6 भी लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं चर, माफ़ कीजिएगा अचर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, चर। सर इसमें आपने केवल प्लस वाला ही लिखा, नहीं, माइनस वाला भी हो सकता है, बटा वाला भी हो सकता है, दशमलव वाला भी हो सकता है। जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ना, जितने भी तरह के, वो सारे के सारे चर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो माफ़ कीजिएगा वो सारे के सारे क्या होते हैं, अचर होते हैं, नहीं कॉन्स्टेंट होते हैं हमारे सभी के सभी नंबर्स। क्यों? क्योंकि इनका जो मान है वो कभी भी बदलता नहीं है, बिल्कुल फिक्स रहता है, नियत रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जितने भी ये चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं गाइस, ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ें लिख चुके हैं। ठीक है, हम आपको दिखाए हैं वीडियो में, तो आप लोग कोई भी ऐसा चीज़ नोट मत कीजिएगा, हम आपके लिए बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से सारी चीज़ें लिख के लाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है गाइस वो है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय व्यंजक यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक होता क्या है, समझिए। बीजीय व्यंजक बड़ा ही सिंपल चीज़ है, बड़ा ही साधारण शब्द है। बीजीय व्यंजक मतलब कि चर और अचर का मिश्रण, चर अचर और गणितीय संक्रियाओं का मिश्रण ही बीजीय व्यंजक कहलाता है। मतलब कोई भी ऐसा पद जिसमें चर हो, अचर हो और साथ में गणितीय संक्रियाएं हो। गणितीय संक्रियाएं कहने का मतलब कि जोड़, घटाव, गुणा या भाग का चिन्ह हो, उसे ही हम लोग बोल देंगे बीजीय व्यंजक। बिल्कुल सिंपल, जिसमें चर रहेगा, अचर रहेगा और बीजीय और गणितीय संक्रियाएं रहेगा, उसे ही बोल देते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे कि समझिए, जैसे कि 4x माइनस का 3। अब देखिए इसमें चर भी है, अचर भी है और गणितीय संक्रियाएं भी आया हुआ है, देखिए इसमें है कि नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देंगे बीजीय व्यंजक। बस आपको कुछ देखना ही नहीं है गाइस, चर है, अचर है और गणितीय संक्रियाएं हैं, तो उसको बोल देंगे बीजीय व्यंजक, मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और भी सर जैसे कि x³ बराबर 4, इसको नहीं बोलेंगे, माफ़ कीजिएगा, x³ प्लस का 4, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो हाँ बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें चर है, अचर है और गणितीय संक्रियाएं भी है, यानी प्लस का चिन्ह भी है। गणितीय संक्रियाएं मीन्स प्लस, माइनस, गुणा और भाग का चिन्ह, इसी को बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। तो यहाँ पे ये क्या है, गणितीय संक्रियाएं भी है, अचर भी है और चर भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब बोलेगा सर बीजीय व्यंजक केवल संख्या नहीं हो सकता है, मतलब जैसे कि 10 या 100 या 1000, हाँ ये भी बीजीय व्यंजक है। केवल चर भी रहेगा ना गाइज या केवल अचर रहेगा फिर भी वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, इसके पीछे का रीज़न समझिए। देखिए जैसे कि हमने परिभाषा में जाना कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर हो, अचर हो और कोई गणितीय संक्रियाएं हो, उसे बोलेंगे बीजीय व्यंजक, है कि नहीं। तो देखिए इसमें आपको अचर दिख रहा होगा क्योंकि ये नंबर है, संख्या, तो ये अचर है। सर इसमें चर तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, अभी हम दिखा देते हैं। देखिए 1000 गुणा 1 लिख सकते हैं, 1000 को हम 1000 गुणा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लोग इससे भी सहमत होंगे। 1000 है तो 1000 लिखिए, गुणा 1 के जगह पे हम x के पावर 0 लिख सकते हैं क्या, या y के पावर 0 या फिर t के पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या या किसी भी पद के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। मतलब अगर 10 के पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना, 1। सर अगर 110 के पावर 0 तो इसका भी वैल्यू 1, हाँ बिल्कुल। तो अगर किसी भी पद या किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब उसका जो मान होता है वो 1 होता है, मतलब वो 1 के बराबर होता है। तो हम 1 के जगह पे t के पावर 0 या y के पावर 0 या x के पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो x के पावर 0 लिख दीजिए। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए इसी 1000 को हमने 1000 गुणा x के पावर 0 लिख दिया, मतलब चर भी है,
अचर भी है, और देखिए यहाँ पे गणितीय संक्रियाएं आ गया है कि नहीं, गुणा का चिन्ह, मतलब इसको भी हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? केवल 4 रहेगा तो सर मतलब एक्स को हम बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि देखो एक के पीछे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अगर एक के आगे कुछ नहीं रहता है, मतलब 2 3 4 5 नहीं, तो क्या है, एक है। अब एक को एक गुणा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि यहाँ पे जो संख्या रहता है वो नंबर हो सब गुणा में रहता है, तो एक गुणा क्या है, ये एक्स है कि नहीं, क्योंकि एक में एक से गुणा करेंगे तो एक्स आ जाएगा ना, या एक एक्स आ जाएगा, तो गुणा का चिन्ह भी है, और अचर पद भी है, और चर पद भी है, मतलब ये बीजीय व्यंजक है। तो केवल एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू सब को हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। आपको बीजीय व्यंजक में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा, आई होप। मतलब बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो आप बोल दीजिए कि केवल चर भी बीजीय व्यंजक होगा, केवल अचर भी बीजीय व्यंजक होगा, या फिर चर अचर का मिश्रण बीजीय व्यंजक कहलाता है। सिंपल, समझ में आ रहा है गाइस? तो बताइए कि हाँ। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 जो है, अच्छा एक बात और गाइस, बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपसे घात पूछ लिया जाए कि बीजीय व्यंजक का घात क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक का घात एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुपद के घात क्या होता है, पूर्ण संख्या, उसी प्रकार बीजीय व्यंजक की घात क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। मतलब इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, एक। बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, तो इसका घात 1 है, इसका घात 3 है कि नहीं, मतलब ये सब परिमेय संख्या ही हैं, 1 3, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो 1/x प्लस के 4 बराबर 0 नहीं, या माइनस या प्लस कुछ भी 10x। अब ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या, देखो इसको ऊपर लेके जाओ तो x, अब जब ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो भी क्या है, 1 है, तो पावर माइनस में 1 हो जाता है, +4 और प्लस का 10x। अब देखिए इसका पावर माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है, याद रखिएगा। तो बीजीय व्यंजक की घात एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये सारे चीज़ हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गाइस, वो है समीकरण। समीकरण नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समीकरण। समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन। इक्वेशन मतलब होता है समीकरण। समीकरण होता क्या है सर, समीकरण कहते किसको हैं, तो देखिए चर अचर को समता के चिन्हों द्वारा, समता मतलब होता है समानता के चिन्ह, मतलब बराबर के साइन, इक्वल का साइन, अगर जहाँ भी आपको चर अचर और इक्वल का साइन दिख जाए उसको आप समीकरण कह दीजिएगा, ठीक है। मतलब चर अचर और समता के चिन्ह हो उसे बोलेंगे समीकरण, ठीक है। जब चर या अचर को समता के चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है या व्यक्त किया जाता है तो उसे ही बोलते हैं समीकरण। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब बहुपद या बीजीय व्यंजक को समता के चिन्हों द्वारा लिखा जाता है यानी दर्शाया जाता है या निरूपित किया जाता है तो उसे ही समीकरण कहते हैं। समझिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिए एक उदाहरण 7x माइनस का 7, बताइए ये बहुपद भी है और बीजीय व्यंजक भी है। बहुपद क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, बीजीय व्यंजक क्या होता है अभी हम बता ही दिए, तो ये बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है, ठीक है। बीजीय व्यंजक या बहुपद को समता के चिन्हों द्वारा निरूपित करने पर जो चीज़ें हमें मिलती है या प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे कि अगर इसको हम समता के चिन्ह द्वारा, समता मतलब होता है बराबर के साइन, इक्वल का साइन के द्वारा अगर इसको निरूपित कर देंगे तो यही समीकरण कहला जाएगा। देखिए बराबर का चिन्ह आ गया कि नहीं आ गया, मतलब ये समीकरण है। समझ में आया कि नहीं आया? सर आप बोल रहे थे कि चर और अचर को समता के चिन्हों द्वारा निरूपित करने पर जो हमें मिलता है या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक, उसे समीकरण कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम लिए एक चर y और एक चर लिए x और इसको समता के चिन्ह द्वारा देखो निरूपित कर दिए, अभी क्या कहलाएगा, समीकरण, ठीक है। ऐसे ढेरों सारे आपके उदाहरण हो जाएंगे समीकरण के, बस केवल आपको क्या देखना है उसमें, समता के चिन्ह दिखना है, समता का चिन्ह दिखना है गाइस आपको उसमें, ठीक है। मतलब समता के चिन्ह देखना है। देखिए इसमें बराबर का चिन्ह है, इसमें भी बराबर का चिन्ह है, इसमें भी बराबर का चिन्ह है, इसमें भी बराबर का चिन्ह है, मतलब ये सारे के सारे समीकरण हैं। अब ये कौन सा समीकरण है इसको और समझेंगे डेप्थ में, पहले ये मोटा मोटी समझिए कि समीकरण होता क्या है। तो समीकरण किसे कहते हैं, आप बोलिएगा कि चर अचर को जब हम समता के चिन्हों द्वारा निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं तो जो चीज़ें हमें उनसे प्राप्त होती है उसे ही समीकरण कहते हैं, ठीक है। बस सिंपल। आप देखिए समीकरण भी कई प्रकार के होते हैं, समीकरण भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। अभी हम जानेंगे, अपने नाम पे जा रहे हैं गते गते, ठीक है। गते गते मतलब स्लोली स्लोली हम अपने चैप्टर के नाम के ऊपर ही जाएंगे अभी लास्ट में। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये समीकरण है, ये तो आपको पता ही है कि समीकरण है, लेकिन ये समीकरण तो है लेकिन कौन सा,
रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है कि नहीं। समीकरण के भी कई प्रकार होते हैं गाइस। तो पहला ये रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है। तो आप इसमें देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, तो रैखिक समीकरण क्या होता है, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, वैसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, देखो इसमें चर है x, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। तो ये आपका रैखिक समीकरण है। ठीक है, रैखिक समीकरण कहने का मतलब कि लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन, या इसको बोलो हिंदी में रैखिक समीकरण। समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। रैखिक समीकरण क्या होता है, तो वैसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें चर की घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये चर है x, इसका पावर कितना है 2 है कि नहीं, तो इसे हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। बहुत बढ़िया। वैसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम चर के पावर दे दिए 3, y के पावर क्या दे दिए 3, मतलब ये त्रिघात समीकरण कहलाएगा। समझ में आ रहा है तो बोलिए कि आ रहा है सर। ठीक है, चलिए रैखिक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, त्रिघात समीकरण क्या होता है, समझ में आ गया। अब ये रैखिक समीकरण तो है, आप थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। ये रैखिक समीकरण तो है सर, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, लेकिन ये कौन सा रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि तीन चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं। तो देखिए इसमें केवल एक वो चर है x, मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आया तो बोलिए कि आया। चलिए ये कौन सा समीकरण है, ये तो त्रिघात समीकरण है। देखो 3 घात है इसका, चर का जो अधिकतम पावर है वो 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघात समीकरण। लेकिन कौन सा त्रिघात समीकरण, एक चर वाला, द्विचर वाला या त्रिचर वाला, मतलब 3 चर वाला, कौन सा ये समीकरण है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक वो चर है y और एक वो चर है x, मतलब ये 2 चर वाला त्रिघात समीकरण है, 2 चर वाला त्रिघात समीकरण है। समझ में आया तो बोलिए आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये समीकरण तो है कौन सा, द्विघात। क्यों, क्योंकि सर इसमें अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है। लेकिन कौन सा, रैखिक, द्विघात या त्रिघात, मतलब द्विघात तो है लेकिन कौन सा, एक चर वाला, द्विचर वाला या 3 चर वाला। तो सर इसमें एक ही चर है केवल x, इसीलिए ये एक चर वाला द्विघात समीकरण है, एक चर वाला द्विघात समीकरण। ये कौन सा समीकरण है, तो सर इसमें एक ही चर दिख रहा है केवल y और इसका पावर दिख रहा है 1, मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया से फील करो गाइस इसको, बढ़िया से एकदम। देखो फिर और देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बराबर 0, आपसे बोलेगा कि कैसा समीकरण है, तो आप बोलिएगा कि सर इसमें देखिए 2 चर है, मतलब 2 चर वाला समीकरण है, लेकिन इसका पावर सर 2 है, अधिकतम चर की पावर 2, मतलब ये 2 चर वाला द्विघात समीकरण है, 2 चर वाला द्विघात समीकरण है। बहुत बढ़िया, एक और लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10। आप बताइए कि ये किस प्रकार के समीकरण है, मतलब ये इसी में है, ये दोनों एक साथ ही है, तो अब इसको क्या बोलें, किस तरीके के समीकरण है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर इसमें एक चर इसमें है, एक चर इसमें है, मतलब एक चर वाला ये तो समीकरण था ऊपर वाला, मतलब 2 चर वाला ये रैखिक समीकरण है क्योंकि पावर इसका 1 है। जिस भी समीकरण में चर का पावर 1 हो उसे बोलेंगे रैखिक समीकरण। अगर 2 चर होगा तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो ये वाला है, साथ में ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, समीकरणों का जोड़ा। कौन से समीकरणों का जोड़ा, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले, देखो एक चर एक चर, 2 चर, एक चर एक चर, 2 चर, इसका पावर भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, मतलब रैखिक है, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म का मतलब जोड़ा, युग्म मतलब गाइस जोड़ा। तो हम लोगों का जो चैप्टर था उसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो वही है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समझ में आया तो बोलिए कि आया। तो चैप्टर का मतलब हम लोग बिल्कुल बढ़िया से समझ चुके हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए एक थोड़ा सा और समझिए, जैसे पहला x माइनस वाई बराबर 10, ये देखो एक चर यहाँ एक चर यहाँ, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, जो पावर इसका 1 है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, युग्म नहीं है। युग्म कब होगा, जब एक और दीजिएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तब युग्म बनेगा। मतलब
2x माइनस के 10y बराबर के 0। एक चर वाला मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण ऊपर वाला भी है, दो चर वाला रैखिक समीकरण नीचे वाला भी है, और ये दोनों को मिला देंगे तो युग्म बन गया, मतलब जोड़ा बन गया। तो इसी को बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बात समझ में आया तो बोलिए कि आया सर। ठीक है गाइस, समीकरण क्या होता है, समीकरण कितने तरह के होते हैं, मोटा मोटी आपको समझ में आया होगा। समीकरण जिसमें समता के चिन्ह हो उसे समीकरण कहेंगे। समीकरण कितने प्रकार के, तो रैखिक, द्विघात और त्रिघात। रैखिक समीकरण वैसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण। और बढ़िया समझिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, तो वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो और उसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला द्विघात समीकरण कब होगा, तो वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो और उन दोनों चरों की अधिकतम घात 1 हो उसे दो चर वाला द्विघात, दोनों चरों की घात 2 हो उसे दो चर वाला द्विघात समीकरण कहेंगे। वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो और उन दोनों चरों की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण कहेंगे, मतलब दो चर वाला त्रिघात समीकरण। ठीक है, और अगर इस तरीके का जोड़ा लिखा हुआ रहे तो हम लोग बोलेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, मतलब जोड़ा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। और हमें इन्हीं तरह के समीकरणों के बारे में पढ़ना है। समझ में आया तो बोलिए आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या सर, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं ये होते क्या है, मतलब कैसे बोलेंगे हम इसको, कैसे परिभाषित करेंगे। कोई हमसे बोलेगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, तो हम बोलेंगे कि वैसे दो समीकरण, क्योंकि युग्म है, युग्म को इंग्लिश में बोलते हैं पेयर मतलब जोड़ा। तो वैसे दो समीकरण जिनमें दो चर हो और उन चरों की अधिकतम घात 1 हो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। समझ में आया होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहेंगे, तो वैसा समीकरण जिसमें चर की वैसे दो समीकरण जिसमें दो चर हो और उन दोनों चरों की अधिकतम घात 1 हो उसे बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये सारे चीज़ें जो हम बोल रहे हैं ना ये ऑलरेडी हम लिख के रखे हुए हैं आपके लिए, बिल्कुल बढ़िया से एकदम परोस के। आप लोग को बस जाना है और खाना है लास्ट में। ठीक है, अभी बस चीज़ों को देखते जाइए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, हम लोग समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, जिसमें वैसे दो समीकरण जिसमें दो चर हो और उन चरों की अधिकतम घात 1 हो उसे बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आया होगा बढ़िया से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, मतलब इसको बोलते हैं जेनरल फॉर्म। ठीक है, जेनरल फॉर्म मतलब होता है सामान्य रूप या व्यापक रूप या मानक रूप कह लीजिए। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्म क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, तो उसका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। सर a b और मतलब a1 b1 और c1 दिए हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें दो समीकरण बनेंगे तो एक को हमको a लिखना पड़ेगा। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, युग्म का नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जहाँ आपने पढ़ा होगा कि जहाँ a व b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपने ये भी जाना होगा क्लास 9th में कि बराबर क्यों, मतलब 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए a और b, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, तो बच जाएगा क्या by प्लस c, जो कि एक चर वाला है ये समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण बच जाएगा, है कि नहीं। इसलिए सेम चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें दो समीकरण था इसलिए इसको हम a1 b1 और c1 दे दिए। a को दे देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, तो दो समीकरण हो गए कि नहीं हो गए, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ये। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। अब बोलेगा कि a1 b1 और a2 b2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों, ठीक वही सेम चीज़ है। अगर a1 या b1 0 के बराबर हो जाएगा, मान लो b 0 हो गया,
तो बी में मतलब 0 गुणा वाई, तो 0 में 22 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 0, तो बचेगा ax प्लस c1, मतलब a1x प्लस c1, तो ये क्या बच जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। फिर ये दो चर वाला नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले, ठीक है। इसलिए यहाँ पे a1 b1 और a2 b2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी c1 या c2 0 के बराबर हो जाता है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन a1 b1 a2 b2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, अचर पद है। अचर पद मतलब कोई संख्यात्मक मान होगा इनके जगह पे, ए के जगह पे कुछ होगा 42 या माइनस के 42 या 4/5, बी के जगह पे वही कोई संख्या होगा 20 माइनस के 25 माइनस के 30 कुछ भी, या 2.5, मतलब ए बी सी जो हैं वो सारे के जगह पे अचर पद होगा, कोई संख्या होगा, कोई नंबर्स होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये लिखना नहीं है, ये सारी चीज़ हम बिल्कुल लिख के रखे हुए हैं, ठीक है, बढ़िया से एकदम। यहाँ पे भी लिख देंगे जहाँ a1 a2 b1 a2 b2 0 इज नॉट इक्वल टू 0 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 एक अचर पद है। ये सारे चीज़ें हम ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। बस तो आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहाँ तक बढ़िएगा सर, देखिए जब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे, मतलब दो समीकरण हमारे पास दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक समीकरण मान लो x प्लस का y बराबर का 0 है, एगो x माइनस के y बराबर का 10 है, ठीक है। ये दो समीकरण है। जब इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे ना, जब इन दोनों समीकरण को हम ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे तो हमें दो रेखाओं मतलब तीन रेखाओं का युग्म प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए जब इन दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा, अब ग्राफीय विधि द्वारा आप लोग समीकरण को हल कर चुके हैं क्लास 9th में, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपने ग्राफीय विधि द्वारा हल किया होगा, मतलब ग्राफ खींचा होगा कि नहीं खींचा होगा। तो जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचेंगे तो हमें तीन तरह के रेखाओं का युग्म मिलेगा। तीन तरह के रेखाओं का युग्म मतलब कभी तो आपको मिलेगा तीन तरह के, जब आप इन दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल करिएगा तो आपको तीन कंडीशन उत्पन्न होंगे, मतलब जो रेखाओं का युग्म रहेगा ना वो तीन तरह के रहेगा। पहला क्या रहेगा, पहला रहेगा कि एक दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, दोनों रेखा एक दूसरे को क्या कर दे, प्रतिच्छेद कर दे, या फिर दोनों रेखा एक दूसरे के क्या हो, ऊपर हो, मतलब एक रेखा ये हो गया और एक रेखा जस्ट इसी के ऊपर आ जाए, ये कंडीशन होता है, मतलब यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है सर, तीसरा ये होगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाए, मतलब दोनों रेखाएं जो होगा वो एक दूसरे क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। बढ़िया से गाइज इसको बढ़िया से एकदम फील करो, महसूस करो कि मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब हम ग्राफीय विधि से मतलब आलेख विधि से हल करेंगे, मतलब x और y के मान निकालेंगे तो उसमें हमें दो रेखाएं प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि इस वाले आप समीकरण को हल कर चुके हैं क्लास 9th में, एक को अकेला एक को, तो इसका एक सरल रेखा मिलता था सर, ग्राफ खींचे थे, तो ग्राफ खींचे थे ना ऐसे, ग्राफ में आप लोग जब एक समीकरण को हल कीजिएगा तो एक सरल रेखा ऐसा मिलता होगा नहीं होगा, तो एक समीकरण इसमें और ऐड हो गया ना, तो इस वाले समीकरण के लिए भी एक रेखा मिलेगा। तो पता नहीं ऐसा हो सकता है जो एक दूसरे के समांतर है, जो कि मैंने बताया यहाँ पे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि सर एक ही के ऊपर कोई दूसरा रेखा भी आ जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो जाए कि सर जो हम दोनों का जब ग्राफ खींचेंगे ना तो पता नहीं दोनों रेखाएं एक दूसरे को ऐसा काट दे, यहीं पे प्रतिच्छेद कर दे, मतलब रेखाओं के युग्म जो होंगे वो तीन तरह के होंगे। पहला कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देगी, दूसरा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, तीसरा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। यहाँ तक बात समझ में आया तो बोलिए कि हाँ सर बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जब ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे तो हमें दो रेखा मिलेगा, तो दोनों रेखाएं चाहे तो एक दूसरे को काटते हुए मिलेगा हमको, नहीं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर मिलेगा, मतलब संपाती इसको बोलते हैं, या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगा, ठीक है। तो जब दोनों रेखाएं मतलब जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। इसको बोल देंगे गाइस हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा। देखो एक बिंदु पे काट रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी बात
कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा, समपाती रेखा, ठीक है। और जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो इसको बोलते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट है कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगा, तब केवल उसका एक हल होगा। मतलब इस दिए गए जो दो समीकरण दिया हुआ होगा ना, उसका केवल एक हल होगा, एक हल। मतलब यहाँ पे आएगा एक हल। एक हल को ही बोलते हैं अद्वितीय हल, एक हल, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। सर एक हल क्यों आएगा? अभी हल क्या होता है ना, इसको भी हम बढ़िया से एकदम डेप्थ में अभी फील कराने वाले हैं आपको, बस देखते जाइए। एक हल कहने के बाद देखो, ये जो रेखा था ये और ये रेखा, ये दोनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काट रहा है ना, इसीलिए इसका एक हल होगा। और एक हल को ही दूसरे शब्दों में बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब होता है यूनिक, मतलब इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय हल। तो आपको एग्जाम में एक हल मिल जाए या अद्वितीय हल मिल जाए, बात बराबर होता है। नेक्स्ट, जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगा तो देखिए एक रेखा ये था और एक रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो ये रेखाएं तो इसको हर बिंदु पे काट रहा है ना, तो जब हर बिंदु पे काटेगा तो इसके हो जाएंगे अनेक हल। अनेक हल कहने का मतलब अनंत हल, अनेक हल। अनेक हल का मतलब क्या होता है? अनंत हल, मतलब बहुत सारे इसके हल हो जाएंगे। सर बहुत सारे हल क्यों होंगे? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है। अब जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहेगा तो देखो हर एक बिंदु पे काट रहा है, एकदम काट रहा है कि नहीं काट रहा है, मतलब इसके बहुत सारे हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल कह लीजिए, ठीक है। और जब रेखाएं समांतर होंगे, मतलब जब रेखाएं क्या हो? समांतर हो, तब देखो ये दोनों एक दूसरे को काटेगा कभी नहीं, क्योंकि दोनों समांतर है। और जब समांतर है तो इसका होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आया होगा। जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, मतलब एक दूसरे को काटेगा, तो एक बिंदु पे काट रहा है तो एक हल, यहाँ पे अनेक बिंदुओं पे काट रहा है तो अनेक हल, मतलब अनंत हल। यहाँ पे काट ही नहीं रहा है सर रेखाएं एक दूसरे को, तो कोई हल नहीं होगा। जब रेखा काटेगा नहीं तो कोई हल नहीं, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जब अगर कोई दो समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो उसमें जब अगर उस समीकरण का हल है, चाहे तो एक हल हो या फिर अनेक हल हो, तो हम लोग बोलेंगे कि यह संगत निकाय है, मतलब इसका संगत हल है या फिर संगत युग्म है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे संगत युग्म, मतलब संगत युग्म बोल लीजिए या संगत निकाय बोल लीजिए या संगत हल बोल लीजिए। यदि दोनों रेखा, मतलब यदि दो समीकरण दिया हुआ है, उसके एक हल हो या तो फिर अनेक हल हो, मतलब हल हो रहा है ना, तो अगर हल है तो हम लोग बोलेंगे कि यह संगत युग्म है या फिर संगत निकाय है। इसमें भी क्या हो जाएगा? संगत युग्म या तो संगत निकाय। तो लिख देंगे संगत निकाय, संगत निकाय या फिर संगत युग्म या फिर संगत हल, ठीक है। अगर दिए गए समीकरण का एक हल हो या अनेक हल हो तो उनका जो है वो संगत युग्म होगा, या मतलब संगत युग्म होगा। अगर हल है तो एक हल हो चाहे तो अनेक हल हो तो संगत युग्म होगा। लेकिन यहाँ पे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं है तो क्या होगा? असंगत युग्म, असंगत युग्म, असंगत युग्म, ठीक है, या असंगत निकाय चाहे तो असंगत हल, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। एक बात और समझिए कि यदि, चौथा पॉइंट, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो समझ जाइए कि इस रेखा के जो समीकरण होंगे ना, उनके जो गुणांक होंगे, मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ठीक है। समझिए इसको बढ़िया से। जब कोई भी दो समीकरण का ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो उस समीकरण का जो गुणांक होंगे, मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगे, ये कंडीशन रहेगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी तो होगा ही, साथ में एक हल होगा, और ये स्थिति रहेगा तो संगत युग्म होगा, ठीक है। तो आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि कोई समीकरण का a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो बताइए कि वो रेखाएं किस तरह की होगी, है वो दिए गए समीकरण की रेखाएं किस तरीके के होंगे? प्रतिच्छेदी होंगे, संपाती होंगे या समांतर होंगे? तो आप क्या बोलिएगा कि प्रतिच्छेदी होगा। क्यों? क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसलिए आपसे पूछ ले कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो बताइए कि इस समीकरण का जो हल होगा वो कितने होगा? एक होगा, अनेक होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलिएगा? एक हल होगा।
अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो इसके प्रतिच्छेदी रेखा होंगे, एक हल होगा और संगत युग्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि क्या संपाती रेखा है, तो संपाती रेखा में a1/a2 मतलब इस दोनों समीकरण जो इन दोनों समीकरण जो इन दोनों रेखा के जो समीकरण होंगे ना, क्योंकि दो समीकरण होगा तभी इसमें दो रेखा मिला है, तो इन दोनों रेखा के जो समीकरण का जो गुणांक होगा मतलब a1/a2 बराबर होगा किसके, b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। मतलब इनके सभी गुणांकों का अनुपात बराबर होगा। कब, जब दो रेखाएं क्या हो, संपाती हो। समझ में आया? जब रेखाएं संपाती होती है तो उन रेखा के दोनों समीकरण के गुणांक का अनुपात बराबर होता है। मतलब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। ठीक है, जब रेखाएं समांतर होगा तो दिए गए समीकरण के जो दिए गए रेखा के जो समीकरण होंगे उनके जो गुणांक होंगे उनका अनुपात a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। देखो ऐसे का मतलब होता है बराबर और ऐसे कर देंगे मतलब बराबर नहीं है। मतलब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ठीक है, कब, जब रेखाएं समांतर हो या फिर उसका कोई हल ना हो या फिर असंगत युग्म हो। तो आपसे एमसीक्यूज में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको समझिए। आपको बोलेगा कि यदि दिए गए दो समीकरण का जो रेखाएं हैं वो समांतर है तो बताइए कि उसके कितने हल होंगे। तो जब रेखाएं समांतर है तो उसका कोई हल नहीं होगा। बोलेगा कि दिए गए समीकरण का जो आलेख है वो एक दूसरे का समांतर है तो बताइए कि वो संगत युग्म होगा कि असंगत युग्म। तो क्या बोलिएगा, संगत युग्म। ठीक है, आपसे बोल देगा कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के तो बताइए कि इस तरह के समीकरण के ग्राफ किस तरीके के होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी या फिर संपाती रेखाएं होंगी। तो क्या बोलेगा, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है तो बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़िया से समझते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। ठीक है, आपको दे देगा दो समीकरण, जैसे मान लीजिए पहला दे दिया आपको x + के y बराबर 0, दूसरा दे दिया 10x - के 10y और बराबर के 0। ठीक है, आप बताइए ये जो दिया गया समीकरण है इसके मतलब ये दिए गए समीकरण के हल कितने होंगे। सॉरी गाइस, मतलब ये जो दो समीकरण दिए गए हैं इनके कितने हल होंगे, एक हल होगा, अनेक हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। तो देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसका गुणांक कुछ नहीं तो एक है, इसका गुणांक कुछ नहीं तो एक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया a1 और ये क्या हो गया a2 बराबर ये हो गया b1 और ये हो गया b2। ठीक है, अब देखिए a1 कितना है 1 बटा b1 कितना a2 कितना है 10 बराबर b1 कितना है 1 और b2 कितना है -10। अब देखिए 1/10 है, इधर है क्या 1/-10, मतलब ये दोनों बराबर नहीं ना है। 1/10 - 1/10 बराबर होगा नहीं, है कि नहीं। इसीलिए हम कहेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसलिए दिए गए समीकरण का केवल एक हल होगा। देखिए जब ऐसा स्थिति रहता है तो उसको कितने हल होते हैं, एक हल, मतलब अद्वितीय हल। आपसे पूछ लेगा कि दिए गए समीकरण का जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का होगा, प्रतिच्छेद करते रेखाएं होंगी या संपाती रेखाएं होंगी या समांतर रेखाएं होंगी। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए इसका प्रतिच्छेदी रेखा होगा। समझ में आया, इस तरीके से होंगे। जैसे और एक समीकरण लेते हैं बढ़िया से समझाने के लिए। देखो 10x + 10y - के 10 बराबर 0, 12x माफ़ कीजिएगा 10x + के, या फिर ले लो यहाँ पे आप 20x फिर 20y और - के 20 बराबर 0। अब देखिए आपसे बोलेगा कि दिए गए समीकरण का जो हल है वो कितने होंगे, एक होंगे, अनेक होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। तो चेक कर लीजिए। देखिए a1 कितना है 10, a2 कितना है a1 10, y1 या b1 इसको बोलते हैं, a1 b1 a2 b2, ये c1 और ये c2 है। ठीक है, तो निकालिए 10/20 मतलब a1/a2 बराबर 10/20, काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। अच्छा की बात है। अभी निकालो b1/b2 बराबर ये कितना है 10 b1 और b2 कितना है, b2 है 20, काटे कितना बार में कटेगा 1/2 बार में। अब क्या निकालेंगे c1, तो c1/c2, c1 कितना है -10,
और C2 कितना है माइनस के 20। अब काटिए, माइनस माइनस खत्म, 10 दूनी 20, कितना आ गया C1 और C2, यानी C1 और C2 आ गया 1/2। मतलब A1/A2 1/2, B1/B2 1/2 और C1/C2 भी 1/2। मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो ये किसमें होता है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो ये इस तरीके का जब समीकरण रहेगा तो उसका जो हल होगा, मतलब उसकी जो रेखाएं होंगी वो किस तरीके की होंगी, समपाती। ठीक है, मतलब उनके अनेक हल होंगे और संगत निकाय होगा। समझ में आ रहा है तो बोलिए समझ में आ रहा है। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के, तब दोनों रेखाएं समपाती होगी, अनेक हल होगा और संगत निकाय होगा या संगत युग्म होगा। बात खत्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और बच गया है कि समीकरण का हल किसे कहते हैं। समीकरण का हल, तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं समीकरण का हल कि समीकरण का हल कहते किसको हैं। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है समीकरण का हल। समीकरण का हल, ठीक है, ये क्या होता है, समीकरण का हल क्या होता है। तो देखिए, चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे। चर मतलब होता है एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। तो चर का वह मान मतलब x बराबर 2 या 3 या 4 या 5 कुछ भी हो सकता है। तो चर का वह मान जिस पर दिया गया समीकरण संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट होने का मतलब कि LHS बराबर हो जाए RHS के। तो हम लोग कहेंगे कि चर के वह मान को दिए गए समीकरण का हल कहेंगे। मतलब चर के जिस मान पे वो समीकरण संतुष्ट हुआ था ना, चर के उसी मान को दिए गए समीकरण का क्या कहेंगे, हल कहेंगे। समझा हल क्या होता है। देखिए थोड़ा सा एक और बढ़िया से समझाते हैं इसको। जैसे कि हम समीकरण मान लो 4 या बाई प्लस का 10 बराबर 20। ठीक है, अब देखिए ये जो समीकरण है वो संतुष्ट कब होगा, संतुष्ट कब होगा, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं y बराबर 10, y बराबर 10, y बराबर कितना लिए हैं जी 10। मतलब जहाँ पे y वहाँ पे 10 रख के देखिए, तो 10 प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10 बराबर 20, 10 10 20 बराबर 20। अब देखिए 20 बराबर 20 हो गया, मतलब इसको बोलते हैं LHS, LHS और ये बराबर है RHS के। मतलब LHS बराबर हो गया RHS के। इसलिए ये जो y बराबर 10 है ना, इसको हम कहेंगे कि y बराबर 10 ई वाला समीकरण क्या है, हल है। y बराबर 10 ये वाले समीकरण क्या है, हल है। क्यों, क्योंकि y बराबर 10 पर जो दिया गया समीकरण था वो संतुलित हो गया, मतलब LHS बराबर हो गया RHS के। इसीलिए y बराबर 10 दिए गए समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, चर का वह मान जिस पर दिया गया समीकरण संतुष्ट हो जाए अर्थात LHS बराबर RHS हो जाए, तो चर के उस मान को समीकरण का हल कहते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप। देखिए और समझिए थोड़ा सा, जैसे y प्लस का x बराबर 10 ले लिए। ठीक है, अब आपको बोल देगा कि x बराबर 7 है और y बराबर 3 है। आप बताइए इसको थोड़ा सा हल कीजिए। तो देखिए जहाँ पे y वहाँ पे 7 रख दीजिए, अब जहाँ पे y है वहाँ पे 3 रखिए, तो 3 प्लस जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखिएगा 7, तो 7 बराबर 10। अब देखिए 7 3 10 बराबर 10। मतलब x बराबर 7 और y बराबर 3 पर ये जो समीकरण था दो चर वाले रैखिक समीकरण वो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया है। इसीलिए हम कहेंगे कि 7 और 3 इस वाले समीकरण का हल है। क्यों, क्योंकि इन मान पे ना ये समीकरण संतुष्ट हो गया, मतलब LHS बराबर हो गया RHS के। इसलिए 7 और 3 इस वाले समीकरण का हल है। बात खत्म। ठीक है, चलिए एक बात और कि जब रैखिक समीकरण रहेगा तो उसका केवल एक हल होगा। रैखिक समीकरण के केवल एक हल होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या था, रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये। इसमें एक चर था y और इसका पावर कुछ नहीं तो एक है, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसके केवल एक हल होंगे और वो है 10। मतलब इस वाले समीकरण के लिए ना केवल हल होगा 10। 10 के अलावा और ऐसा कोई भी चर के मान यहाँ पे y बराबर नहीं रख सकते हैं जिसपे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। केवल ये समीकरण कब संतुष्ट होगा, जब y बराबर हम 10 रखेंगे और इसके अलावा किसी भी मान पे यह समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण के केवल एक ही हल होता है और वो है 10। बस दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं, अनेक, जैसा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं।
दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, मतलब अनंत हल होंगे। ठीक है, आप x के मान रखिएगा तो y के मान मिलता जाएगा, या y के मान रखते जाइएगा तो x के मान मिलता जाएगा। ठीक है, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? तो अभी हमने देखा था कि पहला कंडीशन था कि चाहे तो एक हल होता, या तो फिर अनेक हल होगा, या तो फिर कोई हल नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल? एक हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल? तो अनेक हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल? तो इनके एक हल भी हो सकता है, अनेक हल भी हो सकता है, और कोई हल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात है। तो अब जितना भी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन किए वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जो लिख चुके थे उसको हम थोड़ा सा आपके फुल स्क्रीन पे लगा देते हैं। आप लोग सारी चीज़ें बिल्कुल लाइन से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से उसको लिख लीजिए। और एक बात और, जो भी हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं ना, उसको हल करने के चार विधि होते हैं। चार विधि, पहला विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा वज्र गुणन विधि, और चौथा ग्राफीय विधि। तो इन चारों विधि द्वारा हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को क्या करेंगे? हल करेंगे। अगर ये वीडियो लंबा हो गया होगा तो इसमें हम हल नहीं करेंगे, नेक्स्ट इसको अलग से एक वीडियो बना देंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के चार मेथड्स हैं, और उन चारों मेथड्स के द्वारा हम दिए गए समीकरण क्या करेंगे? हल करेंगे। अगर ये वीडियो लंबा नहीं हुआ होगा तो हम इसी वीडियो में चारों मेथड से समीकरण को हल करने के लिए सिखाएंगे आपको। और अगर वीडियो लंबा हो गया होगा तो हम इन चारों मेथड से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको समीकरण को हल करने के लिए सिखाएंगे। तो आप जल्दी से सारी चीज़ें जितना भी हम बताए उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, लाइन बाय लाइन बिल्कुल। चलिए चलते हैं। तो मित्रों जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो मित्रों इसे भी जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है।